मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो है छायावाद में आगे बढ़ रहे हैं और छायावाद बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न, इन राइटर से बहुत सारे प्रश्न आपके हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। साथियों, आप कहीं भी कोई भी किसी भी स्टेट में पढ़ रहे हो, पीजीटी टीजीटी या कहीं भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, इससे बार कुछ नहीं जाएगा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए साथियों, और पढ़िए। नेट हो चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहा हो, हिंदी साहित्य का इतिहास जहां पर आता है वहां इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। केवल एक बार बस साथियों देख लीजिए वीडियो को, और साथियों अच्छा लगे तो जरूर निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथियों लाइक जरूर करना। चलिए साथियों देखते हैं विविध इतिहासकारों या आलोचकों के मतानुसार छायावाद के प्रवर्तक। अब हम बात करेंगे यहाँ पर छायावाद के प्रवर्तकों के बारे में। किस राइटर ने किसको छायावाद का प्रवर्तक माना? तो साथियों जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को। साथियों यहाँ पर एम स्क्वायर हम लोग कर देंगे, अर्थात जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो किसको छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं? वो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को मानते हैं। साथियों तो इसकी यहाँ पर ट्रिक याद रख सकते हो आप लोग। राम शब्द से ट्रिक बन सकती है। रासे रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को मानते हैं। थोड़ी बहुत इस तरह से ट्रिक आप रख करके याद कर सकते हो, तो याद हो जाएगी साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको छायावाद का प्रवर्तक माना? मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को, दोनों को ही छायावाद का प्रवर्तक माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो मित्रों आगे बात करते हैं, दूसरे नंबर पर बात करते हैं प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा। क्या नाम है? प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा के द्वारा जो छायावाद का प्रवर्तक माना गया है वो माना गया है माखनलाल चतुर्वेदी को। साथियों किसको माना गया है? माखनलाल चतुर्वेदी को माना गया है। साथियों इनको क्या बोलते हैं? प्रस्तोता। इनको क्या बोलते हैं? प्रस्तोता। और इनको बोलते हैं प्रवर्तक। क्या बोलते हैं? प्रवर्तक। ये बस इस तरह से भी आ सकता है कि प्रस्तोता कौन था। ये भी शब्द बहुत तगड़ा शब्द है भैया। मानने वाले को कहते हैं प्रस्तोता, और साथियों जो माना गया है उसे कहते हैं प्रवर्तक। ठीक है, तो छायावाद का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैत्रेय शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना। उसके बाद में प्रभाकर माचवे और विनय शर्मा के द्वारा किसको माना गया है? माखनलाल चतुर्वेदी को माना गया है। याद रखना, बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आपको याद हो जाए। तो प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा के द्वारा छायावाद का प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार, नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक सुमित्रा नंदन पंत को माना गया है। साथियों देखो, मानने वाले के भी नंद आ रहा है और जिसको माना है उसमें भी नंदन आ रहा है। ठीक है, याद हो जाएगा। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसको माना? सुमित्रा नंदन पंत को माना है। सुमित्रा का नंद है या नंद की सुमित्रा नंदन है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी को सुमित्रा नंदन पंत को माना है। इलाचंद जोशी और गणपति चंद्र गुप्त, इलाचंद जोशी और गणपति चंद्र गुप्त ने साथियों किसको माना है? जयशंकर प्रसाद को माना है। याद हो जाएगा साथियों। इलाचंद जोशी हो या गणपत चंद्र गुप्त हो, दोनों ही ने ही जयशंकर प्रसाद को माना है। अब इनमें से बात करते हैं मित्रों की जो सर्वमान्य मत है, जो वास्तविक प्रवर्तक की बात अगर करते हैं तो जयशंकर प्रसाद को ही माना गया। ये रही लाइन आपकी। जयशंकर प्रसाद को ही जो है छायावाद का वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है। याद हो जाएगा। याद नहीं होगा तो भी करना पड़ेगा भाई। साथ में देखो, बहुत सारे स्टूडेंट की ये तकलीफ होती है कि सर साहित्य को भूल जाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? आप पूरे वीक पढ़िए, उसके बाद में संडे को रिवीजन कीजिए। मैंने एक वीडियो भी डाला था। पूरे वीक पढ़िए, पूरे वीक आपने जो पढ़ा है वो सारे ही चीजें संडे को रिवीजन होनी चाहिए। संडे के दिन छुट्टी मनाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपने संडे के दिन छुट्टी मनाई तो अगले दिन वापस आप नहीं आई पढ़ोगे तो आपके पिछले का रिवीजन कहाँ हुआ? बताओ, हुआ क्या? पिछले का रिवीजन नहीं हुआ ना भाई।
अच्छा लगे तो यार जरूर लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना मित्रों। ये मेहनत आप लोगों के लिए है। मेरे पास कोई ऐसे टीवी पैनल और वगैरह ऐसा कुछ नहीं है साथियों, मैं पीडीएफ से ही पढ़ा सकता हूँ। और मुझे टाइपिंग भी नहीं आती, इस वजह नहीं टाइपिंग करके आपको अच्छे नोट्स में दे दूं। शायद मेरे जहां तक मेरी सोच है साथियों, जो लिखित नोट्स होते हैं, जो लिखे हुए नोट्स होते हैं, उनमें उस आदमी की मेहनत छुपी हुई होती है। उस आदमी ने उसमें मेहनत की हुई होती है साथियों। जिनको मैंने पढ़ा है उन नोट्स को मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ साथियों। कौन देता है अपने नोट्स को, आप खुद सोचिए। ईमानदारी से बात अगर मानिए साथियों, आपका एक एक कमेंट मेरे लिए कीमती होता है। आप जो कमेंट कर देते हो उसका जवाब मैं निश्चित रूप से देता हूँ, चाहे वो मुझे कैसा भी जवाब मुझे आए, मैं देता जरूर हूँ साथियों। देखिए साथियों, विशेष तथ्यात्मक जानकारियां छायावाद के लिए। विशेष तथ्यात्मक जानकारियां क्या क्या है साथियों, ये बातें भी आपको याद रखनी है। देखो, छायावाद क्या है? कल्पना प्रधान काव्य माना जाता है। छायावाद को क्या माना साथियों? कल्पना प्रधान काव्य माना। देखो, मैंने यहाँ पर जो है ना ये कलरफुल किया हुआ है, इन इन चीजों को ध्यान रखो। इनको, छायावाद को क्या माना है? कल्पना प्रधान काव्य माना। छायावादी काव्य में क्या है? अनुभूति की गहराई मिलती है। छायावादी काव्य में अनुभूति की गहराई मिलती है। छायावादी युग में खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग भी कहते हैं। जो छायावादी युग है उसमें खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। किसको? छायावादी युग को। फिर आगे बात करते हैं साथियों, मानवता छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष माना जाता है। जो मानवता है साथियों, वो छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष माना गया है। छायावाद में मानवता को बहुत ज्यादा गहराई से लिखा गया है, और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें इसमें समाहित की गई हैं, इसमें लिखी गई है मित्रों। तो मानवता जो वाद है, वो सर्वाधिक उज्जवल पक्ष के रूप में छायावाद में रहा है। अगली बात है साथियों, प्रेमचंद द्वारा संपादित जागरण पत्र। प्रेम जागरण किसका पत्र था? प्रेमचंद ने संपादित किया था। पत्र को छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना है। सबसे ज्यादा छायावाद का जो समर्थन करने वाला जो पत्र रहा, वो जागरण रहा। और जागरण पत्र को लिखने वाले कौन थे? प्रेमचंद ही थे। आगे बात करेंगे, छायावादी कवियों को पलायनवादी कवि भी कहा जाता है। जो छायावादी कवि थे साथियों, उनको पलायनवादी कवि भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पलायनवादी कवि भी कहा गया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए साथियों। अगर अच्छा लगे, अगर मेरे नोट्स में दम है, आपको ऐसे नोट्स अगर कहीं मिल जाए मुझे बता देना साथियों। अगर मेरे नोट्स में दम है तो निश्चित रूप से एक एक स्टूडेंट का कमेंट मेरे तक आना चाहिए। ये बात आप लोगों को सोचनी चाहिए कि यार मतलब सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम एक कमेंट नहीं कर सकते, हम शेयर नहीं कर सकते सर के वीडियो को? अरे सोचो साथियों, सोचो यार। आप लोगों का एक कमेंट, आप लोगों का एक लाइक मेरे जीवन को बदल देता है। मैं बहुत मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित हो जाता हूँ साथियों। चलिए देखिए अगले, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साथियों छायावाद को क्या कहते हैं? अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहते हैं। देखो कितनी तगड़ी तगड़ी बातें। फिर आगे बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद की जो झरना कविता थी, जो 1918 में प्रकाशित हुई, कविता को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना। साथियों, जो जयशंकर प्रसाद की जो कविता थी, कौन सी? झरना, 1918 में प्रकाशित हुई। और छायावाद की प्रारंभिक सीमा सीमा भी 1918 ही है। इसलिए ही तो छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना किसको? जयशंकर प्रसाद की कविता झरना को साथियों। आगे बात करते हैं मित्रों, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित जो कामायनी है, जो 1935 में प्रकाशित हुई थी। याद रखना, कामायनी का सन भी बहुत बार पूछा जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, कामायनी वाले छंद को भी आपको ध्यान रखना है कि जो कामायनी है 1935 को इस काव्य धारा की चरम परिणति के रूप में स्वीकार किया गया है। याद रखना, कामायनी जो 1935 में प्रकाशित हुई थी, इसको मित्रों जो है चरम परिणति के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए, छायावाद के कवियों पर अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। यानी कि जो छायावाद के कवि हैं, उनके ऊपर जो अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म है, उनका बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिला।
छायावाद के प्रवर्तक निसंदेह जयशंकर प्रसाद को ही माना जाता है। और छायावाद के प्रवर्तक के रूप में साथियों जयशंकर प्रसाद को जो मानने वाले हैं वो आपको पता है गणपति चंद्र गुप्त और इलाचंद जोशी। इन दोनों ने जो प्रवर्तक के रूप में जयशंकर प्रसाद को सबसे ज्यादा माना है। आगे बात करेंगे मित्रों छायावाद के प्रमुख कवि। अब छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं जिनको हमें पढ़ना है, बहुत भयंकर तरीके से पढ़ना है, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनमें से सबसे पहले जयशंकर प्रसाद आते हैं। 1889 से लेकर के 1937 ईस्वी तक इनका समय रहा। सुमित्रा नंदन पंत दूसरे आते हैं, 1900 से 1977 तक इनका समय रहा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रहे जो 1896 से 1961 तक रहे। फिर महादेवी वर्मा रही साथियों, 1907 से 1987 तक रही। इसकी ट्रिक भी है प्रनिपम, प्रनिपम इस तरह से भी ट्रिक बनाई जा सकती है साथियों। और ये क्रम से ही लिखे हुए हैं भाई, ठीक है। इस बात का ध्यान रख लेना, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो मैंने यहाँ इनके सन भी लिखे हुए हैं कब कब है, तो आप इनको क्रम से भी जमा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप लोग कर लीजिएगा। अच्छे हैं, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, ये चीज भी आपको ध्यान देने वाली बात है मित्रों। चलिए जयशंकर प्रसाद पर चलते हैं साथियों। चलो इनका छायावाद के जो अन्य कवि हमें इसमें पढ़ने हैं, और भी कवि हैं। एक तो उदय शंकर भट्ट है जो 1898 से 1916 तक रहे। और श्याम नारायण पांडे है जो 1907 से 1951 तक रहे हैं। इनको भी हम लोग पढ़ेंगे साथियों, ये चीज भी आपको ध्यान देने वाली है। चलिए चार तो वो हो गए, दो ये हो गए। अब आगे बात करते हैं और भी। तो अब आते हैं साहब हमारे मुख्य राइटर जो छायावाद के प्रवर्तक भी हैं, इलाचंद जोशी और गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा इनको माना गया है। तो गणपति चंद्र गुप्त और इलाचंद जोशी ने तो इनको प्रवर्तक माना, लेकिन सर्वमान्य मत भी यही रहा है, जयशंकर प्रसाद का ही सर्वमान्य मत माना जाता है। तो चलिए साथियों देखते हैं एक एक करके जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ है मित्रों, जयशंकर प्रसाद का जन्म साथियों मैं आपको बता देता हूँ। अधिकतर जो बुक्स है उसमें 1889 है और आप इसी को मानना। जो जयशंकर प्रसाद का जन्म है 1889 है, कहीं भी 1890 आ जाए ऑप्शन में 1889 नहीं है तो 1890 लगा देना, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जयशंकर प्रसाद की जो मृत्यु हुई वो 1937 में हुई है। तो जयशंकर प्रसाद का जो कार्यकाल रहा 1889 से लेकर के 1937 ईस्वी तक रहा है मित्रों। तो कर लोगे, अर्थात कह सकते हैं कि इनकी जो एज रही वो अधिकतर यानी कि 48 वर्ष की अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी साथियों। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ है साथियों वो हुआ था काशी में, और सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनका परिवार बहुत ही एक संपन्न परिवार था। कौन सा परिवार था? सुंगनी साहू परिवार में हुआ, बहुत संपन्न परिवार था साथियों, बहुत संपन्न परिवार। ठीक है, आगे बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं में। प्रमुख रचनाएं कौन कौन से मित्रों? प्रेम पथिक इनकी प्रमुख रचना थी, 1905 या 1913 में प्रकाशित हुई ऐसा कहा जाता है। ये रचना पहले 1905 में ब्रज भाषा में रची गई थी, सबसे पहले ब्रज भाषा में लिखी गई और बाद में 1913 में इसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया। इसलिए 1905 और 1913 दोनों ही इसमें आ जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद प्रेम पथिक जो रचना है वो 1905 में तो ब्रज भाषा में लिखी, बाद में 1913 में इसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था। दूसरी प्रमुख रचना है चित्राधार, 1906 से 1909 में। साथियों करुणालय, इनकी तो सारी रचनाएं भैया आप याद कर लेना, ढंग से याद कर लेना है। ठीक है, तो करुणालय आती है साथियों, जो करुणालय 1913 में प्रकाशित हुई। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की रचना है 1913 में। महाराणा का महत्व 1914 में प्रकाशित हुई। झरना 1918 में। आंसू 1925 में। लहर 1933 में। लहर इनका एक गीति काव्य है, ठीक है, याद रख लेना। और फिर एक कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई। ये छायावादी महाकाव्य माना जाता है कामायनी को। तो बहुत बढ़िया है साथियों, नोट्स में बहुत दम है। आप मित्रों में आप लोगों से यही कहता हूं कि आप जो है इनको सजो कर रखिए, एक एक चीज लिखिए और उनको रिवाइज कीजिए बार बार। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ आ गए हो तो बस फिर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है साथियों।
प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी रही है? उर्वशी 1909 में प्रकाशित हुई, वन मिलन 1909 में, प्रेम राज्य 1909 में, और अयोध्या का उद्धार ये 1910 में प्रकाशित हुई थी। तो ये इनकी बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कवि प्रसिद्ध कविताएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार। ठीक है। अब इनके नाटक रहे हैं साथियों, नाटक भी आप देखें, इनके मुख्य नाटक कौन कौन से हैं? सज्जन 1910 में प्रकाशित हुआ, कल्याणी परिणय 1912 में, प्रायश्चित 1912, राजश्री 1913, विशाख 1918, अजात शत्रु 1922, काम 1927, आठवां जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। साथियों नारी समस्या को उठाया था ध्रुव स्वामिनी के अंतर्गत। तो ये बात भी आपको याद रखना। टोटल इन्होंने जो है 11 नाटक लिखे हैं। कितने नाटक लिखे हैं? इनके द्वारा लिखे गए 11 नाटक हैं। और इन नाटक को आपको अच्छे से याद करना है साथियों। निराला बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है छायावाद के लिए। तो निराला की एक एक सॉरी इसकी जयशंकर प्रसाद की एक एक बात आपको पता होनी चाहिए मित्रों। चलिए आगे, ये इनके नाटक हो गए, इनकी कविताएं हो गई। आगे है मित्रों एकांकी। देखो यहाँ कल्याणी लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त नाटक के पात्र है। डिसलाइटी ये भारत दुर्दशा के पात्र है मित्रों। आगे देखिए, अब एकांकी इनका जो एक मुख्य एकांकी था एक घूंट। कुछ विद्वान इसे हिंदी का प्रथम एकांकी भी मानते हैं साथियों, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। कहानी संग्रह है मित्रों, जो कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह में जो प्रथम कहानी है वो है ग्राम। ग्राम है 1910 में लिखी गई, और ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जो कहानी संग्रह है ग्राम है, और 1910 में लिखी गई, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। फिर दूसरी है छाया, फिर है प्रतिध्वनि, ये कहानी संग्रह इनके। ठीक है, ग्राम, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सारे के सारे जो है जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह। मित्रों इनको लिखना पड़ेगा आपको और बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। साथियों कहीं भी किसी भी कोचिंग में जाओगे, हजारों रुपए लगाओगे वहां पर, और इनसे बेस्ट नोट्स नहीं मिल सकते। इन्हें मैंने कितनी ही किताबों का समाहित किया हुआ है मित्रों। आप नहीं मानते हो, एक बार पढ़ के देख लो आप किसी भी जगह पर। अरे क्यों लगा रहे हो इतने पैसे यार, इतनी अच्छा नोट्स, इतनी अच्छी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ यार। आपका कमेंट आना चाहिए मेरे पास कि सर मजा आ गया सर। ठीक है। कहानी संग्रह में इनकी पहली कहानी थी ग्राम, जो 1910 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। दूसरी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये जो है जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह है। आगे बात करते हैं, अब इनके उपन्यास पर आ जाते हैं। उपन्यास कौन कौन से रहे? कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास था। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना है। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य डॉक्टर जो है नगेंद्र के द्वारा माना गया कामायनी को। फिर देखिए, अब जयशंकर प्रसाद में जो इंपोर्टेंट बातें हैं वो सारे की सारी बातें हम लोग यहाँ पर समाहित की हुई है मैंने। और एक एक चीज आपको, एक एक बात आपको पता होनी चाहिए। अब तक हमने उनकी सारी रचनाओं के बारे में पढ़ा, कौन सा उपन्यास है, कौन से नाटक हैं, कौन सी उनकी कविताएं हैं, कौन सी कविता कैसी है, सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर देखी। ठीक है साथियों, देखते हैं वो इनकी मुख्य बातें क्या है। इनके मुख्य तथ्य, कामायनी प्रसाद की अंतिम रचना थी। कामायनी प्रसाद जी की अंतिम रचना है, जिसे छायावाद का गौरव ग्रंथ, छायावाद का उपनिषद और कालजयी कृति भी कहा जाता है साथियों। ये बात है। ठीक है। शांति प्रिय द्विवेदी ने जो है छायावाद का उपनिषद माना था। किसने? शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को। तो कामायनी को बहुत सारी बातें यहाँ पर कही। कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना रही है। छायावाद का गौरव ग्रंथ कामायनी को कहा गया। छायावाद का उपनिषद कामायनी को कहा गया। किसने कहा उपनिषद? शांति प्रिय द्विवेदी। और कालजी कृति भी जो है कामायनी को बोला गया है। आगे बात करेंगे, कामायनी एक रूपक काव्य है जिसे तीन पात्र है, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। इनको क्रमशः हम लोग जो है कल्पना पर आधारित, मनु को मनु, श्रद्धा को हृदय और ईड़ा को बुद्धि का प्रतीक मानते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करेंगे, जो कामायनी है साथियों वो शैव दर्शन पर आधारित कृति मानी जाती है।
जो कामायनी है उसे हम लोग शैव दर्शन पर आधारित कृति मानते हैं। आगे बात है, नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को नए युग का काव्य कहा है। कौन से युग का? नए युग का। आगे है, कामायनी 15 सर्गों में विभक्त काव्य है, जिसका प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग साथियों आनंद है। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। कामायनी में कितने सर्ग है? 15 सर्ग है, जिसका पहला सर्ग चिंता है और अंतिम जो सर्ग है वो है आनंद। पहले चिंता और बाद में फिर आनंद। अगर पहले सुख है तो बाद में दुख, और पहले दुख है तो बाद में सुख है। तो पहले यहाँ दुख वाली बात है, बाद में सुख वाली बात है। तो पहला सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है मित्रों। आगे देखिए, फिर बात करेंगे साथियों लज्जा सर्ग। कामायनी का जो लज्जा सर्ग है उसे कामायनी का हृदय कहकर पुकारा है। जो कामायनी का लज्जा सर्ग है उसे कामायनी का हृदय कहा। प्रसाद जी पहले कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में लिखा करते थे। साथियों जयशंकर प्रसाद पहले ब्रज भाषा में लिखते थे, किस उपनाम से? कलाधर उपनाम से। आगे है, कानन कुसुम प्रसाद जी की खड़ी बोली में लिखित प्रथम काव्य कृति मानी जाती है। तो जयशंकर प्रसाद ने खड़ी बोली में पहले काव्य कृति जो है कानन कुसुम को माना है। आगे बात करेंगे साथियों, अगला है, कामायनी को फैंटेसी मुक्ति बोध भी कहा। कामायनी फैंटेसी मुक्ति बोध भी कहा है। फैंटेसी मुक्ति बोध ने माना है कामायनी को साथियों जो है फैंटेसी कहा। किसने? मुक्ति बोध ने। श्रद्धा को ही कामायनी कहा जाता है, ऐसा भी यहाँ पर माना गया है। फिर देखे, प्रसाद जी को कामायनी लेखन की प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुई है। किससे? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुई। आगे, कामायनी का मुख्य उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना करना रहा। कामायनी का मुख्य जो उद्देश्य है वो है आनंदवाद की स्थापना करना। सुमित्रा नंदन पंत कामायनी को हिंदी में महल के समान मानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत कामायनी को हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। साहब, नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा। साथियों ये सारी एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हो तो। नंद दुलारे वाजपेयी कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास मानते हैं, एवं नए युग का काव्य कहकर पुकारते हैं। फिर आगे देखिए, कामायनी के लिए कामायनी के लिए ने जो है जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर ये प्रसाद जी द्वारा ब्रज भाषा में लिखी कविताएं चित्राधार में संकलित हैं। जो जयशंकर प्रसाद है उन्होंने ब्रज भाषा में जितनी भी कविताएं लिखी वो चित्राधार में संकलित की गई है साथी। फिर आगे है करुणालय। करुणालय जो है जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध गीति नाट्य रहा है। करुणालय जयशंकर प्रसाद का क्या है? प्रसिद्ध गीति नाट्य है। आंसू, आंसू जयशंकर प्रसाद का विरह काव्य है। आंसू क्या है? जयशंकर प्रसाद का विरह काव्य है, जिसे प्रसाद जी ने मस्तक की धनीभूत पीड़ा माना है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। किसको? आंसू को, जो एक विरह काव्य है जयशंकर प्रसाद का। फिर आगे है महाराणा का महत्व। महाराणा का महत्व पेशोला के प्रतिध्वनि और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत जो है काव्य है। बहुत सारी बातें हैं भैया जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड। फिर ये सुनिए, आंसू को स्मृति काव्य भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है साथियों। जयशंकर प्रसाद जी की जो झरना कृति है उसे आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद की प्रयोगशाला कह के पुकारा। तो छायावाद की प्रयोगशाला किसको कहा? झरना को कहा। किसने कहा? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। बहुत तगड़ी तगड़ी बातें हैं साथियों। एक एक चीज आपको नोट होनी चाहिए, एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। नोट्स में दम है मित्रों तो आपका कमेंट मेरे पास आना चाहिए। मजा आ गया सर। सुनिए आप, ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं बिल्कुल 100%। इलाचंद जोशी और गणपति चंद्र गुप्त ने इनको छायावाद का जनक, छायावाद का प्रवर्तक माना है। बहुत सारी बातें हैं, सुनिए आगे। फिर इनको कुछ आलोचक जो है झारखंडी कवि भी कह के पुकारते हैं। जयशंकर प्रसाद को कुल आलोचकों ने क्या कहा? झारखंडी कवि कहा। तो क्वेश्चन बन जाता है, झारखंडी कवि किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। यह आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में रचनाएं किया करते थे। उर्वशी जो है इनका एक चंपू काव्य गद्य पद्य शैली में लिखा गया काव्य है उर्वशी। 1909 में इंदु पत्रिका के संपादन के साथ इनकी साहित्य यात्रा आरंभ हुई, जो कामायनी तक अनवरत चलती रही। 1909
में हिंदू से ही शुरू हुई थी, हिंदू पत्रिका से इनकी जो संपादक यात्रा प्रारंभ हुई, साहित्य यात्रा प्रारंभ हुई और कामायनी तक चलती रही। इनकी कुछ पंक्तियां हैं साथियों जो भी आपको ध्यान होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये पंक्ति किसकी है। तो देखिएगा, नारी तुम श्रद्धा हो, ठीक है, अरुण मधु में ये देश हमारा, औरों को हंसते देखो और सुख पाओ, जान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, बीती विभावरी जागरी। ये सारी की सारी पंक्तियां साथियों जो है जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, कहीं ना कहीं से ये ली गई है मित्रों। तो मित्रों इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, जो जो चीजें मैंने बताई है। अब आगे जो बात करेंगे साथियों वो करेंगे हम लोग सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को अगले वीडियो में पढ़ेंगे साथियों। कुछ बातें मैं इनकी और बता देता हूँ। बचपन का नाम अगर पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद का जो बचपन का नाम है, जो बचपन का नाम है साथियों वो झारखंडी था। क्या नाम था इनका? झारखंडी इनका बचपन का नाम था साथियों। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रसाद जी के जन्म को लेकर झारखंड के वेदनाथ धाम से लेकर उज्जैनी के महाकाल तक की आराधना की गई थी। इस कारण प्रसाद जी के बचपन का नाम क्या पड़ा था साथियों? झारखंडी पड़ा था। ये बात आपको याद रखना है। और भी देखिए कुछ चीजें इसमें आती है साथियों, जो मैंने वैसे तो सारी चीजें आपको बता दी है। पत्नी से एक पुत्र प्राप्त हुआ था। इनके पुत्र का नाम अगर मैं बात करूं साथियों, इनके जो पुत्र का नाम था वो था साथियों इनके रत्न शंकर। क्या नाम था? रत्न शंकर इनके पुत्र का नाम था। ये भी आप लोग जोड़ सकते हो। और इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम आप सबको पता है, देवी प्रसाद था। क्या नाम था? देवी प्रसाद इनके पिता का नाम था। और इनके जो गुरु थे मित्रों, इनके गुरु का नाम था साथियों मोहिनी लाल। क्या नाम था इनके गुरु का नाम? मोहिनी लाल था। ये भी लिख लेना भाई, इनके गुरु का नाम मोहिनी लाल था। और ये किस दर्शन में इन्होंने, कौन सा दर्शन इन्होंने अपनाया था? तो इन्होंने साथियों शैव दर्शन को इन्होंने अपनाया था मित्रों। ये चीज भी आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। और तो मैंने शायद आपको सारी बातें बता दी है, इनमें से कोई ऐसी बात नहीं। प्रसाद जी का खड़ी बोली का प्रथम काव्य, जो प्रसाद जी ने खड़ी बोली में प्रथम काव्य जो लिखा वो था कानन कुसुम। ये मैंने बता दिया है वैसे तो, लेकिन साथियों बात आ गई है तो बता देता हूँ। प्रसाद जी का खड़ी बोली में प्रथम काव्य जो लिखा था वो कानन कुसुम ही था। प्रसाद जी की जो पहली छायावादी कविता रही है, प्रसाद जी की जो पहली छायावादी कवि, कुछ चीजें और है साथियों मैं बता देता हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पर कुछ चीजें और है सुनी की गई। वैसे तो झरना को माना गया ना सबसे पहले 1918 में, तो झरना में लिखी गई है, ठीक है। तो इसको मानते हैं प्रथम प्रभात नाम से या झरना नाम से आ सकता है। तो छायावाद की प्रथम रचना कौन सी हुई? छायावाद की, छायावाद की प्रथम रचना, छायावाद की प्रथम रचना अगर बातें करें तो कौन सी हुई साथियों? झरना हुई भाई। याद हो जाएगी, 1918 की बात की गई है इसमें, ठीक है। अब झरना जो है साथियों, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला माना। झरना जो कविता थी आप सबको पता है, इसे छायावाद की, छायावाद की प्रयोगशाला कह के पुकारा था नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। प्रयोगशाला कह के पुकारा छायावाद को। किसने पुकारा था? नंद दुलारे वाजपेयी ने माना था साथियों। फिर और मैंने सारी बात बता दी है आपको, प्रेम पथिक के बारे में बता दिया। प्रेम पथिक पर गोल्ड स्मिथ की रचना थी द हर्मिट। जो प्रेम पथिक साथियों जो इन्होंने लिखी थी, जो प्रेम पथिक इन्होंने लिखी, इस पर साथियों जो प्रेम पथिक जो है उस पर गोल्ड स्मिथ, क्या नाम है? गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ की रचना थी द हर्मिट। क्या नाम है साथियों? द हर्मिट, द हर्मिट। साथियों इस रचना का प्रभाव जो है, इस रचना का प्रभाव प्रेम पथिक के ऊपर रहा है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। चले बढ़ते हैं आगे और भी इसी क्रम में। साथियों मेरे हिसाब से देखो आपको अच्छा तो लग रहा होगा और लगना भी चाहिए, ठीक है। देखो आगे साथियों, इन चीजों को मतलब याद रखने वाली बात है मित्रों। याद कैसे रखा जाए यही मेन है। मैं तो एक एक चीज आप लोगों को बता दूंगा, एक एक चीज एक एक बात आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूंगा, लेकिन
आप लोगों को याद तो आपको ही करना पड़ेगा ना भाई, याद तो आप ही करोगे। मैंने तो एक एक चीज बता दी है मित्रों, एक एक बात बता दी है। चलिए देखो आगे, यहाँ पर और भी है, बहुत सारी चीजें हैं। मेरा तो बताने का काम है देखो, बाकी तो याद आपको रखना है। इनके एक अन्य गुरु जो और थे, जो जयशंकर प्रसाद के अन्य गुरु, अन्य गुरु में नाम आता है रसमय सिद्ध। क्या नाम है? रसमय सिद्ध। इनके अन्य गुरु में इनका नाम आता है रसमय सिद्ध। ठीक है। प्रसाद जी जो है साथियों, प्रसाद जी को प्रेम और सौंदर्य का कवि भी कहा जाता था। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि भी कह के पुकारा जाता था। सौंदर्य का कवि भी कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक है। तो प्रसाद जी को प्रेम और सौंदर्य का कवि भी कहा गया, ये बात भी आपको याद रखना है। प्रसाद जी की बाल मनोविज्ञान पर आधारित साथियों मधुआ कहानी प्रेमचंद को बहुत पसंद थी। साथियों जो है प्रसाद जी ने एक कहानी लिखी थी, वो थी साथियों बाल मनोविज्ञान पर आधारित थी। बाल मनोविज्ञान, साथियों नहीं मिलेंगी ये सारी चीजें। बाल मनोविज्ञान पर आधारित इनकी कहानी थी, वो थी मदुआ। कौन सी कहानी थी? मदुआ। और ये कहानी साथियों जो है प्रेमचंद को बहुत पसंद थी। जो प्रेमचंद थे उनको बहुत बहुत पसंद थी साथियों मदुआ। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है साथियों कि प्रसाद जी ने अपनी प्रेमिका, जयशंकर प्रसाद जी की भी प्रेमिका थी भैया। प्रसाद जी की प्रेमिका, साथियों जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रेमिका थी वो थी श्यामा। क्या नाम था उसका? श्यामा था। श्यामा को लक्ष्य करके उन्होंने साथियों जो है, इस श्यामा अपनी प्रेमिका को लक्ष्य करके उन्होंने एक आंसू खंड काव्य लिखा था साथियों। क्या लिखा था? आंसू एक इन्होंने खंड काव्य लिखा। आंसू इन्होंने एक खंड काव्य लिखा और एक विरह काव्य रूप के रूप में उजागर उजागर हुआ साथियों। तो जयशंकर प्रसाद की प्रेमिका थी श्यामा और उसके रूप उसको मान करके इन्होंने आंसू खंड काव्य लिखा साथियों। और इसे ही जो है लीलाधर जगुड़ी, जो खंड काव्य है इसे लीलाधर जगुड़ी के द्वारा, लीलाधर क्या नाम था? जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी ने हिंदी में शायरी की पहली किताब माना। किसको? आंसू को जो है इन्होंने खंड काव्य लिखा, तो लीलाधर जगुड़ी ने हिंदी में पहली शायरी, शायरी की पहली किताब माना है। शायरी की पहली किताब माना है मित्रों, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बहुत तगड़ी बातें, नोट तो देखो आपको करना ही पड़ेगा यार, उसमें तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िए और बढ़े आगे, चलते हैं आगे और भी सारी चीजों को देखते हुए मित्रों, क्योंकि इन चीजों से ही आप लोग आगे बढ़ पाओगे और आप लोग कर पाओगे साथियों। तो ये चीजें आपको याद होनी ही चाहिए। चलिए, अब आगे है, नंद दुलारे वाजपेयी ने जो है साथियों जो आंसू था, आंसू काव्य को जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार माना। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है साथियों, तो मेरे हिसाब से कोई भी चीज ऐसी नहीं छूटी है। कामायनी के बारे में 15 सर्ग जो है, कामायनी, कामायनी साथियों इन्होंने 1935 में लिखी थी, 1935 में। और इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं साथियों। और इनका अंतिम जो है महाकाव्य रहा। इसके 15 सर्ग में जो है पहला सर्ग इनका था चिंता, और अंतिम सर्ग है साथियों वो था इनका आनंद। पहला चिंता है, दूसरा सर्ग आशा, तीसरा सर्ग श्रद्धा। साथियों इसलिए लिख रहा हूं कि आप ये नहीं कहोगे सर ये छूट गया। चौथा सर्ग है काम, और पांचवा सर्ग है साथियों वासना। ठीक है। इसके बाद में छठा सर्ग आता है साथियों लज्जा। इसके बाद में सातवां सर्ग आता है कर्म। आठवां सर्ग आता है ईर्ष्या। ठीक है। नवा सर्ग आता है ईड़ा, और 10वां सर्ग आता है स्वप्न। ठीक है मित्रों। और 11 नंबर का जो सर्ग आता है वो है संघर्ष, संघर्ष।
और 12 नंबर का जो सर्ग है वो है निर्वेद। कौन सा सर्ग है मित्रों? निर्वेद। 13 नंबर का सर्ग है दर्शन। और 14 नंबर का सर्ग है रहस्य। और लास्ट जो 15 नंबर का सर्ग है वो है आनंद। इस तरह से साथियों इन्होंने ये 15 सर्ग इस कामायनी में लिखे हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए, ये सारे सर्ग हो गए। आगे बढ़ते हैं और भी। मित्रों देखिएगा, अब आगे वाली बात यहाँ पर यह है कि कामायनी की जो प्रमुख पात्रों के जो प्रतीक हैं उन्हें हम लोग यहाँ देख लेते हैं। कामायनी, साथियों एक एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कामायनी के प्रमुख पात्रों के प्रतीक, कामायनी के जो प्रमुख पात्र हैं उनके प्रतीक आप लोगों को लिखने हैं भाई। ठीक है, देखो, जो मनु है उसे मन का प्रतीक माना। ये ये है साथियों, ये है पात्र और ये है प्रतीक। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, देखो मेरी इस पे राइटिंग कमजोर आती है। तो मनु को मन का प्रतीक माना। साथियों दूसरा है श्रद्धा। श्रद्धा, ऐसे लिखो, जो श्रद्धा है साथियों, श्रद्धा को जो है, श्रद्धा को किसका प्रतीक माना है? हृदय का। साथियों श्रद्धा को हृदय का यानी कि रागात्मक वृत्ति कहा है। रागात्मक वृत्ति। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं ईड़ा। जो ईड़ा है उसे बुद्धि का प्रतीक माना है। किसका? बुद्धि का प्रतीक माना है साथियों। इसे व्यवसायत्मक कहा गया है। क्या कहा गया? वया व सायात्मिक, व्यवसायत्मिक बात करी गई। अब कुमार इसमें थे, कुमार। अब साथियों जो कुमार इसमें थे उनको मानव का प्रतीक माना है। किसका? मानव का। पांचवें नंबर पर बात करते हैं आकुली। आकुली को किसका प्रतीक माना है? जो आकुली है वो उसको किरात का प्रतीक माना है साथियों। देखो फिर यहाँ पर और भी, आसुरी शक्ति का प्रतीक जिसे कहते हैं किरात, यानी कि आसुरी, आसुरी शक्ति, आसुरी शक्ति प्रतीक माना है। फिर साथियों देव, देव जो है छठे नंबर पर, इनको मित्रों अबाध इंद्रिय बोध का प्रतीक माना है। किसका? अबाध इंद्रिय बोध का प्रतीक माना है। इंद्रिय बोध का प्रतीक माना है। फिर देखो सातवें नंबर पर बात करेंगे। सातवें नंबर पर इनका आता है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर को साथियों मोक्ष स्थान का प्रतीक माना है। किसका? मोक्ष स्थान, मोक्ष स्थान का प्रतीक कहा है, मोक्ष स्थान का प्रतीक माना है साथियों। फिर देखो बहुत सारे हैं भाई साहब, बहुत सारे मोक्ष को स्थान का प्रतीक माना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मोक्ष स्थान का प्रतीक हो गया। फिर देखो इसके बाद में आता है वर्षभ। क्या नाम है? वर्षभ। वर्षभ को जो है ये बेल है। वर्षभ जो है वो बेल है। और वृषभ बेल को कहते हैं। और इसे जो है धर्म का प्रतीक माना है। किसका? धर्म का प्रतीक माना है मित्रों। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सारी चीजें लिख रहा हूं, एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं भाई। अब साथियों बात करेंगे जो कामायनी है, कामायनी जो रचना है मित्रों, कामायनी का जो प्रधान रस है, कामायनी का जो प्रधान रस है मित्रों, वो कौन कौन से हैं? शांत प्रधान रस है। छंद इनका जो प्रधान है, प्रधान है। और तोटक। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। और भी इनकी जो चीजें आती है मैं सारी चीजें आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे हिसाब से तो कुछ छूटी नहीं है, वैसे तो सारी चीजें मैंने बता दी है। बाकी अगर कोई भी बात मुझे लगेगी तो मैं जरूर बताऊंगा मित्रों। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले राइटर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा लगा है तो जरूर शेयर कीजिए और कमेंट आप सबका आना चाहिए मित्रों। ओके, थैंक यू मित्रों।